हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के। आज से मैं आपको फंक्शन टॉपिक के पिछले सालों में जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आप देखोगे कि मेरे सॉल्यूशंस के अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यदि आपने मेरा फंक्शन का एडवांस लेवल का थ्योरी प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर अटेंड कर लिया और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर लिया, लेकिन ये मेरी कंडीशन हमेशा की तरह है कि जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए आपको जेई मेंस लेवल आना चाहिए और जेई मेंस लेवल को समझने के लिए बोर्ड लेवल का आना जरूरी है। जेई मेंस लेवल और जेई एडवांस लेवल की थ्योरी में ज्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं तो आपको जेई मेंस से जेई एडवांस पे आ जाते हो। हाँ, क्वेश्चंस के लेवल में फर्क आ जाता है। जेई मेन लेवल के क्वेश्चन और जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन के अंदर लेवल में अच्छा खासा फर्क होता है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इस चैप्टर को यूजुअली लोग ठीक से आप भी क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और ज्यादातर लोगों के इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होते, जिसके कारण वो स्टूडेंट्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते और स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाते। क्या हमारी थ्योरी में कुछ कमी है या हमारी प्रैक्टिस में कोई कमी है। लेकिन मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आपकी ना थ्योरी में कोई दिक्कत रहेगी, ना प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस दूंगा क्योंकि वो भी बहुत सारे होंगे और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा उनका असाइनमेंट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और सेकंड थिंग, मैं उन सारे क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी असाइनमेंट के अंदर ही देता हूं, ताकि यदि आपसे पूरी कोशिश के बाद कोई क्वेश्चन नहीं निकल पाता है तो आप सॉल्यूशंस देखकर अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको पता होता है लेकिन जब क्वेश्चन करने का टाइम आता है तो कभी कभी वो कॉन्सेप्ट दिमाग में अराइज नहीं हो पाता, जो कि शुरू में नेचुरल है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो अभी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली बैठा नहीं होता, लेकिन सॉल्यूशन देखकर आपको वो याद आ जाता है कि हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उससे आपको आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। यदि कुछ क्वेश्चन नहीं निकलते लगातार तो फिर आगे पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन यदि क्वेश्चन क्लियर होते चले जाएं तो पढ़ने में मजा आने लगता है। तो इन सारी बातों का मैंने ध्यान रखा है ताकि आपको पढ़ने में मजा भी आए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो। और मजा आने के लिए दूसरी कंडीशन है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जो कि आपको ये लेक्चर अटेंड करने के बाद मिल जाएगी। इस लेक्चर के अंदर भी मैंने जब कोई नया कॉन्सेप्ट या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आता है तो मैं उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देता हूं। स्टिल मैं आपसे यही बोलूंगा कि इसको अटेंड करने से पहले थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स का लेक्चर अटेंड कर लोगे तो आपको बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा। फंक्शन के अंदर बच्चों को
एक बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट लगता है, वो है रेंज निकालना। डोमेन निकालना तो टफ नहीं लगता, लेकिन रेंज निकालना बच्चों को टफ लगता है। चाहे वो बोर्ड लेवल हो, चाहे वो मेंस लेवल हो, चाहे वो एडवांस लेवल हो, रेंज निकालना हर एक लेवल में डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मैंने इस डिफिकल्टी को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। मैं जानता हूं कि बुक्स में रेंज निकालने के लिए अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए कौन सा मेथड या ट्रिक यूज करें। इसके कारण वो रेंज के क्वेश्चन से घबराना शुरू कर देता है। लेकिन मैं जब रेंज निकालता हूं तो मैं मेनली दो ही तरह के मेथड यूज करता हूं। एक है मैक्सिमा मिनिमा और दूसरा है इनवर्स फंक्शन। ये दोनों बातें आपको जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अब हम इस सफर को शुरू करने वाले हैं फंक्शन टॉपिक को, और आगे से आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये चैप्टर आप पढ़ लोगे, क्योंकि उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि जो क्वेश्चन फंक्शन के आपके फ्रेंड्स लोग नहीं कर पाते हैं या बहुत डिफिकल्टी से करते हैं, आप उन क्वेश्चंस को जब आसानी से करोगे या आपके फ्रेंड्स आपसे कंसल्ट करेंगे कि आपने इस क्वेश्चन को इतनी आसानी से कैसे किया, तो आपको खुशी होना बट नेचुरल है। तो ज्यादा क्यूरियोसिटी ना अराइज करते हुए अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। रेंज निकालने के लिए ज्यादातर केसेस में, जैसा कि मैंने बोला कि मैं मैक्सिमा मिनिमा यूज करता हूं या इनवर्स फंक्शन यूज करता हूं, जहां पे जो मेथड आसान पड़े मैं वो लगा लेता हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस में तो आप देखोगे कि दोनों ही मेथड आसान पड़ते हैं, तब आप जो मेथड आपको आसान लगे वही आप यूज कर लो। यूजुअली क्वेश्चन दोनों मेथड से हो जाया करेंगे, बस फर्क इतना होगा किसी से थोड़ा सा लेंथी होगा, दूसरे से थोड़ा सा शॉर्ट होगा, बस इतना ही फर्क आएगा। मोस्टली क्वेश्चन दोनों से हो जाएंगे। और मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक आपका स्ट्रांग होना जरूरी है, कम से कम अप टू जेई मेंस लेवल। यदि आपका क्लियर है तो फिर आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं आपको रेंज निकालने में परफेक्ट बना दूंगा। और दूसरा मेथड जो है उसके अंदर सिंपल अलजेब्रा है, उसके लिए कोई बेसिक बात का होना जरूरी नहीं है, केवल बेसिक अलजेब्रा हम यूज करेंगे टू फाइंड द रेंज बाय अदर मेथड। अब मैं ये वाला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ fx लाइज इन द इंटरवल डैश। fx की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगी, ये हमसे पूछा गया है। इन अदर वर्ड, हमको fx का ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। सपोज fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकलती है, लीस्ट वैल्यू निकलती है, तो हम बोलेंगे fx बिलोंग्स टू द इंटरवल a to b। बिल्कुल आसान है, केवल हमने fx की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी है। दैट इज हमने फंक्शन का रेंज निकालना है, या फिर ऐसे बोलो कि fx किस इंटरवल को बिलोंग करेगा वो निकालना है। सबका मीनिंग तो एक ही है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं
किसी फंक्शन का रेंज निकालने के लिए इसका मैं मैक्सिमा मिनिमा यूज करूंगा। इसके अंदर दूसरा जो मेथड होता है उसमें किया ये जाता है कि fx को y लिख दिया जाता है, 3 sin अंडर रूट पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर लिखकर x को y की टर्म्स में लाने की कोशिश करते हैं। यदि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आसानी से निकल जाए तो फिर तो हम इसको प्रेफर करते हैं। यदि x को y की टर्म्स में लाना एक डिफिकल्ट काम हो तो फिर हम इस मेथड को लाइक नहीं करते, तब हम मैक्सिमा मिनिमा पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम इसको मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प से करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा यदि आपने मेरा मेंस लेवल का वीडियो लेक्चर अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्वेश्चन का किसी पार्ट को t मान लेता हूं और एक ऐसे पार्ट को t मानता हूं जिसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकालना मेरे लिए आसान होता है। करने को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि एक्स स्क्वायर को t मान लूं और एक्स स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू होती है 0 और ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है इन्फिनिटी। उससे मेरे को मिल जाएगा t लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। आगे इसको यूज करेंगे, बात की बातें हैं। ये एक्स स्क्वायर को t मानता हूं तब ऐसे करेंगे, लेकिन इससे अच्छा है जितने बड़े एक्सप्रेशन को t मानो उतना क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में इस पूरे को t मान लेता हूं, पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है t की मैक्सिमम वैल्यू होगी पाई बाय 4, क्योंकि जब x मिनिमम होगा तो ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा और जब x मैक्सिमम हो जाएगा तो ये पूरा मिनिमम हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हम पाई स्क्वायर बाय 16 ले सकते हैं। पाई स्क्वायर बाय 16 से बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर नहीं लेगा, क्योंकि अदरवाइज पाई स्क्वायर बाय 16 से बड़ी वैल्यू लेने पर यह अंडरूट वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्लियर है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पाई स्क्वायर बाय 16 हो सकती है, तो t की लीस्ट वैल्यू हो गई 0 and the question becomes y equal to 3 sin t and t lie between 0 and pi by 4। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हमेशा मैं मैक्सिमा मिनिमा यूज करूंगा या x को y की टर्म्स में लेके आऊंगा। अब मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए dy by dt इक्वल टू 3 cos t, इसको मैं 0 पुट करता हूं तो आई गेट cos t इक्वल टू 0, दैट इज t इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन ये केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि t की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा पाई बाय 4 है। और जब ये कर लिया जाता है उसके बाद आपने मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए
डबल डेरिवेटिव नहीं किया जाता। डबल डेरिवेटिव की हेल्प ली जाती है टू फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए डबल डेरिवेटिव की हेल्प नहीं ली जाती। केवल किन की हेल्प ली जाती है? यहां से जो t की वैल्यू निकलती है उन वैल्यूज की हेल्प लेते हैं और इंटरवल की बाउंड्रीज की हेल्प लेता हूं टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू। ये आपने मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा। तो अब मैं प्रोसीड कर रहा हूं y की वैल्यू एट t इक्वल टू 0। t इक्वल 0 पे y की वैल्यू आ गई 0। t इक्वल टू 5/4, 5/2 तो हमने लेना ही नहीं है। दिस बिकम्स 3 sin 5/4 3/√2, hence we get the least value as 0 and maximum value as 3/√2। therefore range हो गया 0 to 3/√2। that is I can say f(x) lies in the interval and 0। therefore जो क्वेश्चन में कहा गया था the value of f(x) lies in the interval, the answer becomes 0 to 3/√2। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेरिवेटिव फ्रॉम राइट दैट इज f'(0 प्लस एंड डेरिवेटिव फ्रॉम लेफ्ट दैट इज f'(0 माइनस, दोनों की वैल्यू क्या होगी? हम जानते हैं f'(0 प्लस का मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f'(0 प्लस h माइनस f'(0 अपॉन h। ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये बन गया h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1/h माइनस 0 होल अपॉन h। फर्दर आई गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ये वाला h इस h से कैंसिल हो गया। आई गेट 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1/h। अब एज h टेंड्स टू 0 दिस होल टेंड्स टू इंफिनिटी और e टू द पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है। तो 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू हो गई 0। therefore राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं। f'(0 माइनस का मतलब हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ध्यान देना मैंने 0 प्लस लिखा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी 0 प्लस लिखा है, लेकिन यहां लिखा है 0 माइनस h माइनस f'(0 अपॉन
माइनस एच। लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता था, h टेंड्स टू 0 माइनस f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। ये भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, लेकिन h क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर से डील करने में यूजली बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के में भी मैं h टेंड्स टू 0 प्लस लेता हूं, लेकिन यहाँ पे 0 माइनस h, 0 और अपॉन में माइनस h करता हूं। इससे गलती बच्चों से चांसेस होने के बहुत कम हो जाते हैं। अब ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये बन गया माइनस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाय h माइनस 0 अपॉन माइनस h। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस इससे कैंसिल हो गया। अब बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाय h माइनस में। अब इस क्वेश्चन में एट h टेंड्स टू 0, टेक केयर, ये वाला पार्ट इन्फिनिटी को टेंड करेगा, लेकिन इस माइनस के कारण ये वाला पार्ट माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया 1 अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी। e टू द पावर इन्फिनिटी इज गेटिंग द आंसर 0, तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर आ गया 0, तो आई गेट 1 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। Hence left hand derivative is 1, therefore you have got the answer। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन निकालना हो तो ये तो यूजुअली आसान क्वेश्चन होता है, रेंज निकालना डिफिकल्ट होता है, लेकिन डोमेन निकालना यूजुअली टफ नहीं होता है। तो क्लियर है, डोमेन तो होता है ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज डिफाइंड, एंड क्लियर है कि ये वाला पार्ट डिफाइंड तब होगा यदि log of x square by 2 base 2 lies between -1 and 1, क्योंकि साइन इनवर्स -1 से लेकर 1 तक वाले नंबरों पे ऑपरेट करता है, 1 से आगे या -1 से पीछे साइन इनवर्स ऑपरेट नहीं करता। अब ये हम जानते हैं log of a base b यदि लेस देन c हो, then we get a is less than b to the power c, but this formula is applicable if b is more than 1, and I will get a greater than b to the power c provided b lies between 0 and 1। ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो याद रख लो। अब ये बेस 2 है जो कि 1 से बड़ा है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगी,
2 to the power -1 is less than equal to x square by 2 to the power 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर लाई बिटवीन 1 and 4। x स्क्वायर की वैल्यू 1 और 4 के अंदर लाई कर रही है। हम फॉर्मूला जानते हैं, x स्क्वायर लाई बिटवीन a स्क्वायर एंड b स्क्वायर implies that x lies between a and b और x lies between -b and -a। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई नया फॉर्मूला या नया कॉन्सेप्ट होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। स्टिल यदि कभी दिक्कत होती है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा का अटेंड कर लो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि A is the set of n distinct elements, then total number of distinct functions from A to A is this, and out of this dash are onto function। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने के लिए आपको बोर्ड लेवल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए और फंक्शन भी बोर्ड लेवल का तो आना ही चाहिए 12 का। इस क्वेश्चन में कहा गया है बिकॉज फ्रॉम A to A है, डोमेन भी A, कोडोमेन भी A। अब एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3 अप टू AN। यहाँ भी A1, A2, A3 अप टू AN। अब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है। मैं एरो डायग्राम बनाने वाला हूं। कोई एरो डायग्राम फंक्शन को तब रिप्रेजेंट करता है जब डोमेन के हर एक एलिमेंट से एक और केवल एक एरो निकलनी चाहिए। पहुंचने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, किसी में भी पहुंच जाए, बस निकलने पे कंडीशन है हर एक एलिमेंट से एक और केवल एक एरो निकलनी चाहिए। पहली एरो जो निकलेगी उसके जाने के 1 2 3 4 अप टू n, दिस एरो कैन गो इन n वेज। A1 से एरो A1 पे भी जा सकती है, A1 से एरो A2 पे भी जा सकती है, A3 पे भी जा सकती है, लास्टली AN पे भी जा सकती है। तो यहां से जो एरो निकलेगी दैट कैन गो इन n वेज। अब A2 से एरो निकलेगी, अब A2 से जो एरो निकलेगी वो भी n में से किसी भी एलिमेंट पे जा सकती है। ध्यान देना कि जहां पे A1 की एरो पहुंच चुकी है, A2 की एरो वहां पे भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 की एरो को जाने के कितने वेज हो गए?
n बेस। ऐसे ही A3 की एरो को जाने के n बेस। लास्टली AN की एरो को जाने के भी n बेस। तो आई गेट n टू द पावर n। नंबर ऑफ फंक्शन बहुत ही आसान था, बस आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अब ऑन टू फंक्शन निकालना है। टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना हो तो ये आपको फिर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद रख लो कि इन द केस ऑफ डोमेन एंड कोडोमेन यदि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो जो फंक्शन 1 1 होगा वही फंक्शन ऑन टू भी होगा। ये डिटेल थ्योरी इज इन थ्योरी लेक्चर। अगेन जो छोटा मोटा न्यू कॉन्सेप्ट होता है या नया फॉर्मूला होता है उसको तो मैं क्वेश्चन से पहले रिवाइज कर देता हूँ, लेकिन कोई डिटेल थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट हो तो उसके लिए तो फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि आप थ्योरी वाला लेक्चर अटेंड कीजिए। अब मेरे को ऑन टू फंक्शंस निकालने के लिए कहा गया था और क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो जो फंक्शन ऑन टू होगा वही वाला फंक्शन 1 1 भी होगा और 1 1 फंक्शन निकालना आसान काम है। ऑन टू फंक्शन निकालना एक डिफिकल्ट टास्क होती है, उसका फॉर्मूला भी डिफिकल्ट है। वो तब ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब इन दोनों में अनइक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो ऑन टू निकालना एक टफ काम होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला भी याद रखना होता है। तो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला हम इसके अंदर इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं कि इन द केस दीज टू हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चाहे डिफरेंट हो कोई बात नहीं, ये ए हो ये बी हो, इसमें भी n एलिमेंट इसमें भी n एलिमेंट, तो जो फंक्शन ऑन टू होगा वही 1 1 होगा, जो 1 1 होगा वही ऑन टू होगा। अब मैं 1 1 फंक्शन निकालने जा रहा हूं। 1 1 फंक्शन में आपको पता होगा कि जहां पे एक एरो पहुंच गई तो कोई भी एरो फिर वहां नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यदि किसी एलिमेंट पे 2 एरो पहुंच गई तो वो 1 1 खत्म हो जाएगा। तो 1 1 होने के लिए पहले वाले की एरो n में से किसी भी जगह चली गई। अब A2 की एरो को जाने के n-1 बेस हो गए, क्योंकि A2 की एरो को वहां नहीं जा सकती जहां पे A1 की एरो जा चुकी है, तो इसलिए A2 की एरो को जाने के नंबर ऑफ बेस n-1। A3 की एरो को जाने के नंबर ऑफ बेस n-2 एंड लास्टली AN की एरो को जाने के नंबर ऑफ बेस 1। इसके लिए n, दूसरे के लिए n-1, तीसरे के लिए n-2 और AN की एरो जाने के नंबर ऑफ बेस 1, क्योंकि घटते घटते इसके लिए n, इसके लिए n-1, इसके लिए n-2, अगले के लिए n-3 एंड लास्टली AN के लिए 1 भी हो जाएगा। दिस इज क्लियरली इक्वल टू n factorial, therefore number of onto functions becomes n factorial and number of distinct functions n to the power n. This becomes the answer of this question. इस क्वेश्चन में कहा गया है
fx की वैल्यू साइन ऑफ लॉग ऑफ दिस, देन डोमेन ऑफ fx इज डैश, एंड रेंज भी निकालना है। डोमेन निकालना तो मुश्किल यूजुअली नहीं होता, रेंज निकालने में ही यूजुअली डिफिकल्टी आती है बच्चों को। डोमेन निकालने के लिए x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना इक्वल 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि लॉग 0 पे ऑपरेट नहीं करता। अब ये तो क्लियरली पॉजिटिव है, क्योंकि ध्यान रखना √4 की वैल्यू 2 होती है, प्लस माइनस 2 बोलना गलत है। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने मेट लेवल के लेक्चर में दे दी है। बहुत छोटी बातों को एडवांस लेवल के लेक्चर में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो केवल इतना समझ लो कि √4 2 होता है, प्लस माइनस 2 नहीं होता। सिमिलरली √49 7 होता है, प्लस माइनस 7 नहीं होता। अब √4 माइनस एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, विच इज क्लियरली पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x प्रोवाइडेड दिस इज पॉजिटिव। इक्वल टू 0 अलाउड नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 में लॉग 0 पे ऑपरेट नहीं करता। ये आ गया ग्रेटर देन 0, दैट इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, and we know that x square less than a square का मतलब होता है x lies between minus a and a, hence using this formula I get x lies between -2 and 2, and second part, once x lies in this interval, this is greater than 0, and ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज एक्स इज लेस देन 1। तो दोनों का हम कॉमन पोर्शन निकालेंगे, क्योंकि आई रिक्वायर बोथ टू बी पॉजिटिव। इसने कहा -2 to 2, इसने कहा x is less than 1, तो दोनों का कॉमन पोर्शन आ गया -2 to 1। 1 को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि 1 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। -2 इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि -2 इसके अंदर नहीं है। हम कॉमन पोर्शन निकालने जा रहे हैं, तो ये -2 to 1 becomes the domain of the function, and further once domain is found,
further next step is to find the range. To find the range of the function, हम किसी एक पार्ट को t मान लेते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि बाकी पूरे पार्ट की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेरे को पता हो। पूरे की मैक्सिमम मिनिमा निकालना एक मुश्किल काम है। मैं साइन भी जानता हूं कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग होता है, लॉग भी जानता हूं कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग वगैरह होता है, तो मैं केवल इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूं तो पूरे की मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगी। तो टू प्रोसीड फर्दर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स को मैं y बोल देता हूं। अब ये तो डेरिवेटिव करके इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना लेंथी पड़ेगा, हम डायरेक्टली ही इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने ये देखा था कि x की वैल्यू केवल वही अलाउड है जिसके लिए ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होना इसको अलाउड नहीं है। और ये भी क्लियर है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, 0 इक्वल टू नहीं हो सकती क्योंकि लॉग ऑपरेट नहीं करेगा। x 2 को टेंड करेगा तो ये पूरा 4 को टेंड करेगा और पूरा फिर 0 को टेंड करेगा। तो y की लीस्ट वैल्यू 0 इक्वल टू नहीं होगी लेकिन 0 को अप्रोच करेगी। और मैक्सिमम वैल्यू ये क्लियर है, डोमेन क्योंकि था -2 से लेकर 1 तक, तो x 1 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो y की लीस्ट वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। और क्वेश्चन बन गया है साइन ऑफ लॉग y बेस e है क्योंकि ln का मतलब बेस e। y की वैल्यू क्योंकि 0 और इन्फिनिटी में है और मैं जानता हूं कि लॉग हमेशा इंक्रीजिंग है, तो y की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा बढ़ेगा। लॉग y की मिनिमम वैल्यू, लॉग y की मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, तो यदि मैं इसको t बोलता हूं, t की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, t की मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, मतलब कि t कुछ भी हो सकता है। और यदि t कुछ भी हो सकता है तो साइन t की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, therefore range of the function becomes -1 to 1। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे बुक्स में जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है वो ऐसे दे रखा है कि साइन किसी में भी ऑपरेट करे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो डायरेक्टली आई कैन से रेंज इज -1 to 1। ऐसा बुक्स में
दे रखा है, लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हो y इक्वल टू साइन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन लगा हुआ है, तो यहां से भी बच्चे ऐसे ही बोलेंगे। अब जो लोग ये सॉल्यूशन देते हैं वो अगेन यही बोलेंगे, साइन किसी में भी ऑपरेट करें, साइन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की ग्रेटेस्ट वैल्यू 1, लीस्ट वैल्यू -1, तो इसका रेंज हो गया -1 to 1, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअली साइन एक्स की वैल्यू -1 to 1 वेरी करेगी व्हेन एक्स कुछ भी हो सके, तब तो कोई बात नहीं। इफ इट एक्स इज अलाउड टू बी एनी नंबर, तब तो मैं बोल सकता हूं ग्रेटेस्ट वैल्यू 1, लीस्ट वैल्यू -1। लेकिन इस केस में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम इनफिनिटी, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज साइन ऑफ इनइक्वालिटी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि इनवर्स लेने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 रेडियन और 1 रेडियन के अंदर लाई करती है, और मैं जानता हूं कि 0 से लेकर पावर 2 तक साइन एक्स इंक्रीजिंग होता है, लेकिन 1 तब बनता है जब x को पावर 2 बनना अलाउड हो, और ऐसे ही -1 भी बनने के लिए पावर 2 to पावर 2 होना चाहिए एंगल को, या पावर 2 to 3 पावर 2 होना चाहिए। साइन जिस पे ऑपरेट कर रहा हो उसकी वैल्यू पावर 2 to 3 पावर 2 होगी, तो भी मैं बोल सकता हूं ग्रेटर वैल्यू 1 एंड लीस्ट वैल्यू -1। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर देखिए, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं ये सपोज करके चल रहा हूं कि आपको मेंस लेवल तक क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि यदि मेंस लेवल नहीं आता तो फिर आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने में बट नेचुरल है दिक्कत आनी है। तो इसलिए मेंस लेवल को कम से कम क्लियर कर लो, और थ्योरी ऑफ एडवांस लेवल में और थ्योरी ऑफ मेंस लेवल में ज्यादा फर्क नहीं है। तो इसलिए यदि आपको मेंस लेवल की थ्योरी और प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रखी है तो ही आप यहाँ पे आओ। अदरवाइज अच्छा तो ये है कि आपको एडवांस लेवल की भी थ्योरी और प्रॉब्लम्स वाला मेरा वीडियो लेक्चर अटेंड कर लेना चाहिए, तब तो ये और अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज कम से कम आपको मेंस लेवल की थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स वाला लेक्चर आपने ठीक से पढ़ लेना चाहिए, तो ही आपको ये फायदा है। अदरवाइज आपको ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगेंगे। यदि ये भी आसान होते तो फिर एडवांस लेवल का वीडियो लेक्चर अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है एज कंपेयर टू मेंस लेवल। अब 0 रेडियन यहां है, 1 रेडियन यहां है, तो साइन क्योंकि यहां से लेकर यहां तक वेरी करेगा, तो ऐसी सिचुएशन में साइन ऑफ 1/1 प्लस एक्स
स्क्वायर की वैल्यू 0 और साइन 1 में ऑपरेट करेगी। मैंने साइन से ऑपरेट कर दिया है। इक्वल 0 नहीं आया क्योंकि साइन 0 0 तो होता है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहाँ भी इक्वल टू नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन 1, मिनिमम वैल्यू 0। देयरफॉर इस क्वेश्चन के अंदर रेंज आ जाएगी 0 टू साइन 1 डेथ। इसलिए ये डायरेक्टली बोल देना कि जब भी साइन आ जाए मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये देख लेना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, तो ही हम रेंज के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो हमने पता लगा लिया है, क्योंकि log y को मैंने t बोला था, तो t की वैल्यू -∞ टू इंफिनिटी थी, इसलिए sin t की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस डैश एंड डैश which map -1 to 1 onto 0 to 2। तो वो दो लीनियर फंक्शंस निकालने हैं जिनके लिए डोमेन ये हो, और क्योंकि वो ऑन टू फंक्शन है, इसलिए कोडोमेन बोलो या रेंज बोलो, एक ही बात हो जाएगी। दैट इज रेंज शुड बी 0 to 2। लेट द रिक्वायर्ड फंक्शन इज y equal to ax plus b। हम जानते हैं कोई भी लीनियर फंक्शन या तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है या ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है, क्योंकि लीनियर फंक्शन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन या तो इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग होती है। और क्योंकि डोमेन ये है, रेंज ये है, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ तो वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू -1। जब x सबसे कम होगा तो y की वैल्यू भी सबसे कम होगी, सपोजिंग द फंक्शन इज increasing, and the value of y for x equal to 1 will be 2। क्योंकि जब x मैक्सिमम हो जाएगा तो y मैक्सिमम हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, पता होगा आपको। एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, यदि f(x) डिक्रीजिंग है तो x जब सबसे कम होगा तो आंसर सबसे बड़ा आएगा। दैट इज वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू -1 विल बी 2 एंड वैल्यू ऑफ y फॉर x इक्वल टू 1 विल बी 0। आई टेक केयर ऑफ बोथ दीज। अब इस पॉसिबिलिटी को लेके चल रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट -a प्लस b इक्वल टू 0। जब x -1 है तो इसकी वैल्यू आ गई 0। जब x 1 है तो आंसर आ गया a प्लस b इक्वल टू 2। तो इन दोनों रिलेशन से a और b की वैल्यू आसानी से
निकल सकती है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी 1 और b की वैल्यू भी निकल जाएगी 1। Hence the function will become x plus 1 and using the second condition, here you will get the other possible linear function. Using the same formula, x equal to -1 के लिए 2 आएगा, इसलिए -a plus b equal to 2 and a plus b equal to 0। यहां से मिला a plus b equal to 0 और यहां से मिला -a plus b equal to 2 using this, and from here I get the value of a and b. b becomes 1 and a becomes -1, hence the required function will become -x plus 1। क्योंकि डायग्रामेटिकल बताएं तो ये है डायग्राम, -1 पे 0 है और 1 पे 2 है। ये है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ये 1 और 1 पे 0 और -1 पे हो जाएगा 2 और 1 पे हो जाएगा 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड फंक्शन। ये डायग्राम तो मैंने केवल क्लैरिटी के लिए बताए हैं। दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज क्लियरली डिक्रीजिंग फंक्शन, अदरवाइज डायग्राम की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f is an even function defined in this interval, then the 4 real values of x satisfying this are this। पहले इसको समझने के लिए इसको देखो, f 2x plus 3 equal to f x plus 4 सपोज दे रखा है और कहा जाए x की वैल्यू बताओ जिसके लिए दोनों बराबर आ जाए। तो क्लियर है x की जिस वैल्यू के लिए 2x plus 3 और x plus 4 बराबर होंगे, x की उस वैल्यू के लिए ये दोनों ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। क्लियर है x इक्वल टू 1 के लिए इसका आंसर भी 5 आएगा, इसका आंसर भी 5 आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये बराबर हो जाएंगे। फंक्शन जो मर्जी हो, x इक्वल टू 1 के लिए दोनों इक्वल आंसर जरूर देंगे, फंक्शन से मतलब नहीं। सिमिलरली हमने पता लगाना है x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल आंसर देंगे। साफ पता है यदि x की वो वाली वैल्यू निकाली है जिसके लिए x और x प्लस 1 बाय x प्लस 2, x की जिस वैल्यू के लिए ये दोनों बराबर होंगे, x की उस वैल्यू के लिए तो दोनों बराबर हो ही जाएंगे। इसको सॉल्व किया I get
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. It is clear that from here I get minus 1 plus minus 1 plus 4 by 2, that is x equal to minus 1 plus minus root 5 by 2. अब x की इन दोनों वैल्यूज के लिए ये और ये बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो ही जाएंगे. ये दो वैल्यूज मिली. अब इसको कैलकुलेट करना जरा भी मुश्किल नहीं है कि इसकी वैल्यू -5 और 5 के बीच में होगी, क्योंकि √5 की वैल्यू 2.3 से जरा सी कम होगी. तो इसको कैलकुलेट करना जरा भी मुश्किल नहीं है कि ये वाली वैल्यू -5 और 5 के बीच में होगी. अब टू फाइंड द अदर टू वैल्यूज, ये क्लियर है f minus x equal to fx because the function is even. Hence, this given can be written as f minus x equal to f x plus 1 by x plus 2. अब equating x plus 1 by, that is I get minus x square minus 2x equal to x plus 1, that is I get x square plus 3x and I get -3 plus minus √ 9 minus 4 by 2, that is x equal to -3 √ 5 by 2. तो दो वैल्यूज ये निकली और दो वैल्यूज ये निकली, जिनके लिए ये और ये बराबर आ जाएंगे. इन दिस वे यू हैव गॉट द 4 वैल्यूज. और ये भी देखना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इसकी वैल्यू भी -5 और 5 के बीच में होगी. ये चेक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.3 से जरा सी कम होगी. इसको यूज कर लो. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस π/3 प्लस cos x into cos x plus π/3 and g 5/4 is equal to 1. Then g naught fx की वैल्यू क्या होगी? ये तो क्लियर है. g naught fx का मतलब हो गया g of fx, और only information given to us is g 5/4 equal to 1. तो ऑब्वियसली इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पर 5/4 जरूर आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा. तो इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और देखूंगा 5/4 आ रहा होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करके
5/4 लाना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं ये प्रूव कर दूं कि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, फिर इसकी वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं होगा। तो मैं f' निकालता हूं। इसका डेरिवेटिव हो गया 2 sin x cos x, दैट इज sin 2x, sin 2x प्लस 2π/3 प्लस इसका डेरिवेटिव हो गया cos x इंटू साइन x प्लस π/3 माइनस साइन x इंटू cos x प्लस π/3। फर्दर क्योंकि ये बन जाने वाला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का मतलब साइन 2x प्लस π/3, इसलिए मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर देता हूं। आई गेट 2 sin this plus this by 2, that is 2x plus π/3 into cos this minus this by 2, that is minus π/3। cos minus theta is cos theta, cos π/3 is 1/2, I get sin 2x plus π/3 minus sin 2x plus। वैसे मैं पहले से ही जानता था कि f' जीरो आने वाला है, क्योंकि फंक्शन का कांस्टेंट होना जरूरी है, लेकिन दिस आई हैव डन फॉर श्योरिटी, क्योंकि यदि ये जीरो ना आता तो फिर मेरे को कुछ और सोचना पड़ता कि आंसर कैसे निकालें। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो दिमाग में आता है वो यही आता है, क्योंकि g 5/4 कांस्टेंट की वैल्यू 1 दे रखी है और कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो इसका मतलब ये हो गया f(x) मस्ट बी ए कांस्टेंट फंक्शन बिकॉज g नॉट f(x) का मतलब g f(x). पहला तो हमने प्रूव किया कि कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव जीरो आ गया है। अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो x की हर एक वैल्यू के लिए आंसर सेम आएगा। तो मैं x की वैल्यू सिंपलेस्ट जीरो पुट करता हूं। ये जीरो साइन π/3 इज √3/2 का स्क्वायर प्लस cos 0 into cos π/3 is 1/2, that is I get 3/4 plus 1/2, I get 5/4। मेरा अंदाजा पहले से ही था कि इसकी वैल्यू 5/4 आएगी, और क्योंकि इसकी वैल्यू 5/4 आई है तो g नॉट f(x) की वैल्यू आ गई 1।